क्या कह रहे थे आप? बुक में क्या लिखा हुआ है बताओ जरा। सर बुक में तो ऐसे लिखा हुआ है जैसे कि हम अकाउंटिंग के क्वेश्चन में पर्टिकुलर्स जैसे लिखते थे, कैश रिसीव्ड या कैपिटल लिखा इन्वेस्टेड, तो तो ऐसे होगा ना नीचे, उससे। ऐसे ब्रैकेट में करके लिखा होगा ना। यस सर। तो लिखा ऐसे ही है, बट वो बीइंग नहीं लिखा, आप ये कह रहे हो ना, सिर्फ बीइंग या फॉर नहीं लिखा हुआ है। यस सर। आप लिखना है वैसे, बीइंग और फॉर लिखना है। अगर आपकी टीचर अलाउ कर देती है कि मत लिखो तो मत लिखो, बट अदरवाइज आइडियली हमें लिखना चाहिए। ठीक है, ओके सर। हाँ चले आगे। थैंक हाँ जी ईशा बताओ बेटा, आपका क्या डाउट है? Sir, actually my network is not stable today. So will you upload the class on YouTube, recorded class? हाँ वो तो मैं करूँगा ही बेटा, सारी क्लासेस मैं अपलोड करता ही हूँ। तो जितनी भी अभी तक क्लास हुई है सारी अपलोड होती है। आपने देखी नहीं पहले कोई सी? तो दोनों जगह होते हैं, यूट्यूब पे भी होती है और आपका जो जो हमारा ऐप है उसके ऊपर भी होती है, तो आप कहीं भी देख सकते हैं। अब तो ऐप में भी हमने वो फीचर से इनेबल कर दिए जिसमें आप 10 सेकंड्स फॉरवर्ड बैकवर्ड आराम से कर सकते हो, स्पीड भी बढ़ा सकते हो। जैसे अगर मान लो आपको 1.2 टाइम्स 1.5 टाइम्स करना है तो वो अब वो फीचर्स भी इनेबल होते हैं, तो कहीं भी देख सकते हो दोनों जगह। ठीक है, तो बाय एंड ऑफ Okay, sir. टुडे आई विल Thank ट्राई you. टू। हाँ जी रजत बताओ बेटा, क्या डाउट है? सर मेरे को ये कहना था सर, जब आप मतलब बीच बीच में वीडियो ऑन करने को कहोगे तो मैं कर लूंगा, क्योंकि सर जब मैं ऑन करके बोल रहा हूँ तो मेरे को सर आवाज कट रही है सबकी, अब नहीं धीरे धीरे कट कट के आ रही है। तो तू थोड़ी ना बोल रहा, ऑन करके तो बोल तो मैं ही रहा हूँ। सर नहीं बोल तो रहा हूँ सर, आवाज कट कट के आ रही है सर आपकी। नहीं मैं कह रहा हूँ अगर तूने वीडियो ऑन करा हुआ और मैं बोल रहा हूँ तो आवाज कट रही है। सर ये सब बीच बीच में कट रही अच्छा है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो तू ऑफ कर ले, कोई नहीं। हाँ जी, और ससलीन आपका क्या डाउट है बेटा बताओ। हाँ जी ससलीन। सर बुक में ना जहाँ पर डेबिट लिखा है उसके आगे 3 डॉट्स हैं, तो वो भी डालनी होती है? नहीं 3 डॉट नहीं डालनी बेटा, ऐसे ऐसे करा होगा ना, यहाँ ऐसे करके डॉट डाली हुई होगी है ना, कैसे करके होगी, कैश के आगे डाली हुई होगी है ना। नहीं वो सर जरूरत डेबिट नहीं क्या? है। डेबिट के आगे डाली एक ही बात है बेटा, वो सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि आपका ये मतलब वो सिर्फ एक उन्होंने डॉट डाल के वहाँ पे एक की जगह 3 डाल दिए। आपको सिंपल ऐसे रखना है जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट DR डॉट, DR के आगे एक डॉट जरूर डालनी क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म हो गई ना, डेबिट की शॉर्ट फॉर्म है, तो शॉर्ट फॉर्म होती है तो इसलिए डॉट डाल देते हैं। क्लियर? ओके सर, थैंक यू। यस सर। चले आगे। ओके सो एक ट्रांजैक्शन मैंने आपको करके दिखा दी किस तरीके से करना है, कैसे करना है। अब अगली ट्रांजैक्शन तनीषा आपकी बारी, अब आप बताओगे मुझे। अब मैं हेल्प नहीं करूंगा बिल्कुल भी। आपको ये क्या नाम है, फोटो खींचनी है या नोट करना है तो तनीषा नोट कर लो। AELRC, AELRC। ठीक है गाइस, आपको ये बनाना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और इसकी प्रैक्टिस जब तक आप लिख के याद नहीं करोगे याद नहीं होगा। ये सोचोगे अरे कर लेंगे हो जाएगा, नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे अकाउंट्स का बेस है ये। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हो आप अकाउंट्स का, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ना केवल ये 11th में काम आएगा, 12th में भी आएगा, ग्रेजुएशन में भी आएगा। और अगर कोई बच्चा आगे जाके ग्रेजुएशन के बाद कोई भी अगर अकाउंटिंग से रिलेटेड कोर्स करना चाहे, CA CS कुछ भी अगर करना चाहे इस तरह से प्रोफेशनल कोर्स, वहां भी काम आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हो तो प्लीज इसको ढंग से याद करो अच्छे से। ठीक है, इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी। हाँ तनिषा नोट कर लिया बेटा ये। चलो आगे, चलो मैं अब आपको एक दूसरी ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ, अब आप मुझे सोच करके बताना इसमें क्या। सेकंड ट्रांजेक्शन, पहला था राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000, 10 लाख सॉरी 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए हमारे पास आ गए। उसके बाद हमने सोचा था क्या खरीदा, बिल्डिंग। ये करा था ना हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन के टाइम पे भी, चलो वही करते हैं। ठीक है, तो परचेज्ड बिल्डिंग रुपीज कितने के लिए, 5 लाख के लिए, रुपीज 5 लाख। बताओ बेटा, स्टेप सेम है बेटा, स्टेप सेम है। गाइस जिन लोगों ने स्टेप्स अगर नहीं लिखे, वैसे तो आई थिंक मेरे नोट्स में लिखे होंगे, बट मैं दोबारा बताता हूँ स्टेप्स क्या है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द अकाउंट्स, आइडेंटिफाई द अकाउंट। सेकंड क्या है, आइडेंटिफाई द कैटेगरी, सेकंड स्टेप इज आइडेंटिफाई द कैटेगरी। थर्ड क्या है, आइडेंटिफाई वेदर इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ रहा है कम हो रहा है ये आइडेंटिफाई करो। एंड फोर्थ क्या है, अप्लाई द रूल एंड एसर्टेन वेदर डेबिट और क्रेडिट। क्लियर हो गया, 4 स्टेप्स है। क्लियर है गाइस? हाँ जी बताओ भाई क्या होगा तनीषा इसमें। मैंने म्यूट नहीं किया। यस सर। हाँ तनीषा बताओ बेटा इसमें क्या होगा। सर बिल्डिंग आई है, एसेट। हाँ तो सबसे पहला स्टेप क्या है, कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे। बिल्डिंग बढ़ेगी और कैश कम हो जाएगा। बिल्डिंग और कैश, ठीक है। सबसे पहले ये 2 हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब बिल्डिंग बढ़ेगी, पर बिल्डिंग है क्या पहले मेरे को बताओ, 5 कैटेगरी में से।
बढ़ेगी, ठीक है। और कैश एसेट एसेट कम हो जाएगा, ठीक है। रूल लगाओ बेटा, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? सब डेबिट लोग देखो अपने पास, सबने रूल नोट किया है कि नहीं किया, देखो जरा। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, बहुत बढ़िया। और अगर एसेट कम होता है तो क्रेडिट क्रेडिट, बहुत ही बढ़िया बेटा। तो हमें पता चल गया क्या डेबिट और क्या क्रेडिट हो रहा है। बिल्डिंग डेबिट होगी, कैश क्रेडिट होगा। अब जरा यहाँ बताओ कैसे लिखूंगा, ध्यान दो। सबसे पहले एक डेट जो क्वेश्चन में दी होगी कि आपने ये बिल्डिंग कब खरीदी है। फॉर एग्जांपल मैंने 4 तारीख को खरीदी है, तो 4 अप्रैल 2021। हाँ जी, क्या आएगा सबसे पहले? बिल्डिंग नहीं, हाँ बिल्डिंग अकाउंट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। आगे फिर नीचे 2 हाँ जी, इसके बाद इसके नीचे आ जाएगा। पहले इसको पूरा तो कर दे। आगे कितने की खरीदी? 5 5 लाख। तो कहाँ आएगा? डेबिट वाले कॉलम। डेबिट क्लियर है। और उसके बाद 2, फिर अब ये ध्यान रखना भाई, अगर 2 आपने यहाँ पे इतनी स्पेस छोड़ी है तो जो ये टी लिखा था उसी टी के नीचे से यहीं से शुरू करना। ऐसा मत करना जैसे वहां भी अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी सिखाया था ना कि एक के नीचे एक ही लिखना ही वैल्यूज। तो ऐसे ही करना है, पहाड़ में तो ना एक टी इधर एक टी उधर जा रहा है, कहीं ज्यादा स्पेस के कोई मेजर नहीं करना है, ऑटोमेटिकली एक आइडिया लेके लिखना है। जैसे ऊपर यहाँ था तो मैंने ये लिख दिया। 2 क्या आएगा बेटा? कैश 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 अकाउंट। क्लियर? कितना? 5 लाख। 5 समझ आया? ठीक। यहाँ क्या आएगा बेटा उसके बाद? बीइंग परचेज्ड बिल्डिंग फॉर कैश और अमाउंट कितना? 5 5 है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड ₹5 लाख। समझ आई बात? ठीक है। उसके बाद आगे फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। तो ये सेम फॉर्मेट आगे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा और आप इसमें इसी तरीके से एंट्रीज करते जाओ। बस ये जरूर ध्यान रखना बेटा कि स्पेस जरूर छोड़ देना 2 एंट्रीज के बीच में, वरना एग्जामिनर को या कोई भी टीचर आपका ये पढ़ेगा तो उसको समझ नहीं आएगा। आप देख रहे हो ना मेरी 2 एंट्रीज के बीच में एक स्पेस छोड़ा हुआ मैंने, है ना। तो आप भी प्लीज एक स्पेस जरूर छोड़ देना ताकि कोई भी अगर इसको पढ़े तो उसको समझ में आ जाए। मैं इसको जरा थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। हाँ जी गाइस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद आप यहाँ पे एक लाइन खींच दोगे। ये आपकी सेकेंड एंट्री खत्म हो गई। सर हर एक एंट्री के बाद लाइन खींच बिल्कुल बेटा, हर एक एंट्री के बाद लाइन खींचनी है ताकि आप ये अलग अलग आइडेंटिफाई कर सको। देखो अगर मैं लाइन नहीं खींचूंगा तो मिक्स हो जाएगी ना थोड़ी सी एंट्री, तो इसीलिए बेटर क्या है तरीका कि आप हर एंट्री के बाद इस तरीके से लाइन खींचो। क्लियर हुआ गाइस? आप ये देख रहे हो मैं बीच में एक यहाँ लाइन छोड़ रहा हूँ, ये लाइन छोड़ दी थी ना खाली, तो ये जरूर छोड़ दिया करो ताकि 2 एंट्रीज एकदम घिच-पिच करके ना हो जाए, ठीक है। इसका पर्पस सिर्फ यही है और कोई पर्पस नहीं, ठीक। तो जैसे आपने ऊपर किया था बिल्कुल उसी तरीके से, सेम तरीके से मैंने यहाँ पे भी एंट्री करके दिखा। क्लियर है गाइस? यस सर। हाँ जी। एक बार मेरे को बताओ जरा इसमें कोई डाउट अगर किसी को। निशांत बेटा आपने हैंड रेज किया हुआ है, पुराना है या अभी दोबारा कोई डाउट है? यस सर, डाउट है सर। ये जो इसके जर्नल पूरा प्रोसेस जो होता है, जर्नल से लेकर इंटरप्रिटेशन, तो अगर कोई अकाउंटेंट होता है तो वो जर्नल से लेके मतलब पूरा लास्ट तक पूरा बनाता है? हाँ, सारा काम करेगा बेटा। अभी पहले आप जर्नल बनाना सीख रहे हो, उसके बाद लेजर बनाना सीखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद Yes, आप ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखोगे, तो ये सारी चीजें करेगा कौन? तो सर अकाउंटेंट होता है तो उसको तो हायर ही से लेकर रखा होता है, लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन होता है तो वो जर्नल बनाता ही है वो भी। कौन बनाएगा बेटा? भाई अगर अकाउंटेंट नहीं रखा है, अगर वो कह रहा है मैं खुद ही अपने आप बुक्स बना लूंगा, जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप मेरे से अकाउंट सीख रहे हो 11th में, अभी 11th में भी सीखोगे, 12th में भी सीखोगे, 11th 12th में बेसिक अकाउंट सीख लोगे आप, यानी आप अपने आप बेसिक अपनी अकाउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आप बिजनेस की अकाउंटिंग खुद कर पाओ। तो आप अगर मान लो कल को बिजनेस करते हो बेटा, ठीक है, और आप कहते हैं अरे ये तो आप सर ने सिखाया है अच्छे से यार, हमने सीखा है अच्छे से, क्यों बेकार में मैं किसी को पैसे दूं, है क्यों हायर करूं किसी को, ये काम मैं खुद कर लूंगी। कर सकते हो यार, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते।
तो सर हर एक बिजनेसमैन बनाता ही है जर्नल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जर्नल तो बेसिक है। अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बनाता कोई, लेकिन जर्नल हर कोई बनाएगा। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब बनेगा। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगेन जिन लोगों के पेरेंट्स बिजनेस करते हैं, पूछना जरा सबसे पहले क्या करते हो? नहीं सर, मैंने लेजर तो देखा हुआ है पापा को बनाते हुए, लेकिन जर्नल नहीं कोई देखा बात नहीं, आज जर्नल भी देख लियो। बोलियो पापा को, पापा क्या है आपने लेजर तो बना रखा है, जर्नल का है? बिना जर्नल के लेजर बन ही नहीं सकता बेटा, पहला स्टेप है। ठीक है? ओके सर। हाँ, आज पूछियो और फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइए पापा ने जर्नल बनाया था या नहीं बनाया। ठीक है? यस सर। चल आगे चलते हैं बेटा। तो ये 2 एंट्रीज हो गई। अच्छा बाय द वे, एक और डाउट आता है कई बच्चों के माइंड में, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। कई बच्चे कहते हैं सर ये जो आपने डेट लिखी है, ठीक है, ये जो डेट लिखी है 1/4/21 लिखा है, सर क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है, पर हाँ ऐसे नहीं करना बेटा कि एक जगह लिख दिया 1 अप्रैल 2021 और अगली जगह लिख रहे हो 4/4/20। यार एक पैटर्न फॉलो करना, कोई सा भी कर सकते हैं। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, पर जो करना है एक ही करना है। वैरायटी नहीं कि हमें सारी आती है वैरायटी, देखो हम हर वैरायटी में लिख सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट, नहीं ऐसे नहीं करना है। सर DDMMYY भी कर देते हैं कहीं पे, DDMMYY, DDMMYY समझ रहे हो? ऐसे 01/04/21 ये हो गया DDMMYY, समझ में आया? तो ऐसे नहीं है कि अलग अलग फॉर्मेट हर सारे फॉर्मेट नहीं, कोई भी एक तरीके से आप बनाना चाहो कर सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ ये वाला लिखना, मेरे लिए पर्सनली ये प्रेफर होता है, मुझे ये आसान लगता है लिखना। आपको अगर कुछ और आसान लगता है तो बिल्कुल कर सकते हो। एक और तरीका होता है वो भी बता देता हूँ। मैंने लिखा था 1 अप्रैल 2021, है ना? तो कई बार क्या करते हैं कई लोग 2021 को शुरू में लिख देते हैं, ऐसे अंडरलाइन मार देते हैं, ठीक है, और उसके बाद सिर्फ 1 अप्रैल लिखते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन ये मैं अवॉइड करवाता हूँ। क्यों अवॉइड करवाता हूँ ये भी बता देता हूँ। इस चीज को मैं इसलिए अवॉइड कराता हूँ क्योंकि होता क्या है, आगे जाकर के आपका ईयर चेंज हो जाता है। आप यार समझो जरा, हमारा अकाउंटिंग ईयर कैसे चलता है, 1 अप्रैल 2021 को शुरू होता है और खत्म कब होता है तनीषा? 31 मार्च पूरा बोलो। 31 मार्च, आगे 2022, ठीक है ना? 21 में शुरू हुआ और खत्म कब हो रहा है? 22 में। तो आगे जाकर के 22 की भी एंट्रीज आएंगी ना, जो जनवरी फरवरी मार्च की जो आएगी एंट्रीज, वो तो 2022 की आएंगी। अब अगर आपने 2021 लिख के छोड़ दिया और उसके बाद पता चला आगे जाकर के 1 जनवरी ऐसे लिख रहे हो, तो गलत हो गया ना। फिर तो इसका मतलब 1 जनवरी किसकी हो गई है? 2021 की। समझ आ रहा है मेरी बात? तो फिर आगे जाकर के जब आपको 2022 की एंट्री करनी होगी तो पहले आपको यहाँ पे 2022 करना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे करो 1 जनवरी या फर्दर जो भी फरवरी मार्च जो भी आप एंट्री। तो प्रॉब्लम होता है कि जब ये आपके अगले साल की एंट्रीज आ जाती है तो बच्चे ये भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। अदरवाइज आप जैसे भी जिस भी फॉर्मेट को फॉलो करना चाहो, यू आर मोस्ट वेलकम, आप कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ गाइस? और अगर आपको डेट गिवन नहीं है, जो कि होगा आगे जाके आप क्वेश्चन में देखोगे, तो हर क्वेश्चन में आगे आपको डेट्स नहीं गिवन होगी। प्रैक्टिकली तो डेट्स हमें पता होती हैं, तो हम प्रैक्टिकली तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन में आपको डेट नहीं दी होती कई बार, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दोगे, जैसे ये 1 ये 2। समझ आ रहा है? तो आप ऐसे 1 2 3 4 5 6 सीरियल नंबर डाल दोगे ताकि पता रहे कि कौन कौन सी एंट्रीज आप कर रहे हो। क्लियर हो गया गाइस? और अगर आपके क्वेश्चन में 1 2 3 4 की जगह ABCD लिखा हो तो ABCD लिख देना है, क्या फर्क पड़ता है? पर अल्टीमेटली मतलब डेट का कॉलम खाली नहीं छोड़ना है, इसको इस तरीके से यूज करेंगे। अगर डेट गिवन नहीं है तो सीरियल नंबर आ जाएगा। हाँ रजत बेटा, क्या डाउट है बताओ। सर जब हमें डेट गिवन नहीं होगी तो सर हमें मतलब डेट के कॉलम के अंदर ही लिखना है सर, या डेट के कॉलम का नाम चेंज करके कुछ और लिखना है? नाम चेंज नहीं करना है, नाम सीरियल नंबर नहीं करना है, डेट का नाम डेट ही रहने देना, ताकि आप ये दिखा रहे हो और हमें उसमें तो आता है। ऐसे नंबर डाल दें? हाँ उसमें ऐसे नंबर डाल दो। सुनिए मेरी बात, हम ओके ये सर। दिखाएंगे, हमें तो पता है कि ये डेट आनी चाहिए, तुम्हारी गलती है डेट ही नहीं बताई तो क्या करें, फिर हम इसलिए सीरियल नंबर डालते हैं। क्लियर? ओके सर। ठीक है, यस चलो। सर। हाँ जी, और कोई डाउट गाइस? एक बार प्लीज मैं आप लोगों को मौका दे रहा हूँ, एक ट्रांजेक्शन और कराऊंगा, फिर आज की क्लास क्लोज करेंगे। आज हमारा पर्पस यही है कि हम अच्छे से इसको समझे कि जर्नल क्या होता है, कैसा दिखता है, क्या फॉर्मेट है, इसको आपको याद करना बेटा अच्छे से। हाँ जी प्लीज जल्दी से, अगर किसी और को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, और अगर डाउट नहीं है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। क्लियर है सबको? ओके वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, फिर एक ट्रांजेक्शन और कर लेते हैं। हाँ जी, तो हमने बिल्डिंग तो खरीद ली यार, अब क्या करें? एक काम करते हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं। डिपॉजिटेड
रुपीज कितने बचे थे? 15 लाख बचे ना। चलो 10 लाख बैंक में जमा करें। नहीं सॉरी 10 लाख आए थे हमारे पास, 10 में से 5 लाख की बिल्डिंग आ गई तो 5 बचे। तो एक काम करते हैं 3 लाख रुपए जमा करें। 3 लाख हम बैंक में जमा करें। डिपॉजिटेड रुपीज 3 लाख इन बैंक। बताओ बेटा क्या होगा इसका? अब मैं चाहूंगा कोई किसी और से पूछो। चलो किसी और को मौका देते हैं। हु वुड लाइक टू अटेम्प्ट दिस? स्निग्धा, वेरी गुड बेटा। सबसे पहले आपका, स्निग्धा ने मौका मार लिया तो सबसे पहले स्निग्धा के पास जाएंगे। हाँ जी स्निग्धा बताओ क्या होना चाहिए आपके साथ? यस सर, दो अकाउंट्स जो इफेक्ट हो रहे हैं वो होगा बैंक और कैश। वेरी गुड। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, जानबूझ करके मैं पहले कैश लिख रहा हूँ और फिर बैंक, ठीक है? फर्क थोड़ा पड़ना है ना। चलो आगे बढ़ो। फिर कैश में एसेट कम हो रहा है और बैंक में एसेट बढ़ रहा है। दोनों ही एसेट है, कैश भी एसेट है, बैंक भी एसेट है। कैश कम हो रहा है और बैंक बढ़ रहा है। तो जरा अब आगे बताओ बेटा क्या होगा? कैश क्रेडिट। क्रेडिट होगा। एसेट कम होता है तो क्या होगा? क्रेडिट। अभी रूल सिखाया। देखो बहुत आसान है ये, बहुत आसान और मजेदार है कुछ नहीं, बस एक वो रूल याद करना है। क्या था? ए ई क्या था इसने कहा? ए ई एल आर सी। ए ई एल आर सी। ए ई एल आर सी, इसको थोड़ा 8-10 बार बोलना, रट जाएगा ऐसे। ए ई एल आर सी, ए ई एल आर सी, ए ई एल आर सी। आसपास लोग पड़ोस वालों थोड़े से अजीब से देखेंगे आपको, ये क्या क्या बोल रही है, ये पागल हो गई है। ए ई एल आर सी है कौन सी? क्या चाइनीज सीख की है ये? कौन सी लैंग्वेज है? पर कोई बात नहीं चलेगा। हाँ तो ए ई एल आर सी इसको याद रखना है बेटा। ए और ई एक साथ बोल रहा हूँ ना, देखो ए ई तो सिर्फ इन दोनों पे एक रूल लगेगा और एल आर सी पे दूसरा रूल। पहला पार्ट अगर याद हो गया, इंक्रीज है तो ऐसे, सॉरी इंक्रीज है तो डेबिट, डिक्रीज है तो क्रेडिट, तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिवर्स होगा। हाँ लेकिन शुरू में आपको ये बनाना पड़ेगा, शुरू में ये बॉक्स बना लिया करो। तो जब आप जर्नल की प्रैक्टिस करोगे ना तो हर पेज के ऊपर सबसे पहले ये बॉक्स बना लो। क्लियर? जब आप जर्नल की प्रैक्टिस करोगे तो हर पेज के ऊपर सबसे पहले, शुरुआत कुछ काम नहीं करा मैंने, सबसे पहले मैंने ये बॉक्स बना, ठीक है? उसके बाद फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, ताकि हमें जो भी रूल देखना होगा जैसे ही रूल आएगा ऊपर देख लेंगे। क्लियर? ठीक है, तो शुरू में ऐसे कर लेना, फिर बाद में धीरे धीरे करके आपको याद हो जाएगा। हाँ बेटा, एसेट बढ़ रहा है तो क्या होगा? एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। वेरी गुड। अब इसके जरा जर्नल एंट्री बता बेटा, कैसे बनाऊंगा मैं? बैंक अकाउंट डेबिट। बहुत बढ़िया। रुक जा यही रुक जा, बहुत ही बढ़िया। तो स्निग्धा देख, तूने मेरा काम आसान कर दिया। मैंने सबसे पहले चीज बताई थी कि जो डेबिट होता है पहले हुआ, और मैंने जानबूझ के कैश इस बार ऊपर इसीलिए लिखा था क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है। कई दिमाग में ये नहीं हो कि जो ऊपर लिखा है पहले उसको वहां भी ऊपर लिख देंगे, नहीं, ये तो बाई चांस की बात थी कि तुम्हारे दिमाग में पहले कैश आ गया, किसी के दिमाग में बैंक आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना है क्या डेबिट क्या हो रहा है। डेबिट हो रहा है बैंक, ठीक है? तो जो पहले डेबिट हो रहा है वो आएगा। तो बताओ बेटा यहाँ क्या आएगा? एक डेट अज्यूम कर ले, कोई सी भी डेट बता मेरे को। अप्रैल की मंथ की 10 अप्रैल 2021। एक बात और, अब यहाँ मेरे को अगर ये स्निग्धा बोलती 3 अप्रैल तो मैं स्निग्धा को बोलता गलत हो जाएगा। स्निग्धा क्यों? क्योंकि आप सीरियल ऑर्डर में ही चल रहे होगे ना। हाँ। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती जा रही होगी वैसे वैसे ही आप रिकॉर्ड करते जा रहे होगे। तो ऐसा नहीं होता कि 4 अप्रैल की पहले कर ली होगी और 3 अप्रैल की बाद में आएगी, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही चलेगा। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती है आप बिजनेस में उसको रिकॉर्ड करते रहते। तो 10 अप्रैल को क्या एंट्री बनेगी बताओ बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट। अच्छा किसी ने ये पूछा नहीं A/C क्या है? ये हम बोल ही रहे हैं वैसे, क्या है? अकाउंट। अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म। सर शॉर्ट फॉर्म अलाउड है क्या? सिर्फ इसी की अलाउड है। जो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ ये वाली अलाउड है। जहाँ अलाउड होती है मैं बता दूंगा, अदरवाइज अपनी तरफ से मत कर देना। बैंक का पता चला BK करके आ गया, BKAO/C नहीं, ठीक है? तो प्लीज, आजकल बहुत गंदी आदत है ये, व्हाट्सएप पे इतने शॉर्ट फॉर्म लिख के ना, राइट को लोग ऐसे लिख देते हैं। मैं उसे देख रहा हूँ, मैंने कि ये क्या है, हमें सीखना पड़ता है। अच्छा राइट है, ओहो, तो समझ ही नहीं आता। मतलब इतनी शॉर्ट फॉर्म्स आ चुकी है ना आज की डेट पे, व्हाट्सएप जिंदाबाद। हाँ तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ शॉर्ट फॉर्म्स नहीं चलेंगी, तो प्लीज यहाँ पे पूरा लिखना। तो बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ डेबिट शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखना अलाउड है, D और डॉट, और अकाउंट का अलाउड है, A/, ये अलाउड है, ठीक है? आगे क्या आएगा बेटा? कितने पैसे हम लेके गए थे? 3 लाख। 3 लाख। 3 लाख डेबिट वाले कॉलम में आ गया। अब इसके बाद 2, फिर से थोड़ा आगे से 2 कैश अकाउंट। वेरी गुड, तो कैश अकाउंट, और यहाँ पे 3 लाख इन क्रेडिट। और इसके बाद being deposited in bank ₹3 lakh। तेरे को तो याद भी नहीं मैंने क्या लिखा था, है ना? फिर भी अपने आप बता दिया ना तूने एग्जैक्टली लाइन। अब जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली, कोई ऐसे भी लिख सकता है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है? थोड़ा और इलैबोरेट करने क्या फर्क पड़ रहा है? तो बीइंग डिपॉजिटेड इन बैंक भी ठीक था,
कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो कोई नरेशन के ऊपर फजी नहीं होना है कि नरेशन में एग्जैक्टली क्या लाइन आनी चाहिए, बस वही लाइन आनी चाहिए जिससे समझ में आ जाए कि ऊपर क्या लिखा। मैंने बता ही दिया ऑलरेडी कि लिखा होता है तो कोई इतना दिमाग लगा के नहीं पड़ेगा, कोई इसकी कमी नहीं निकालेगा, लेकिन नहीं लिखा होगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो बी कैश डिपॉजिटेड ₹3 लाख इन बैंक, ठीक है। और इसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे, लाइन आ देंगे। अच्छा बाय द वे, कई टीचर क्या कहते हैं जब जर्नल खत्म हो जाता है ना तो कहते हैं इसका टोटल करके भी दिखा दो। हालांकि मैं टोटल नहीं करवाता जर्नल का, मेरे हिसाब से जर्नल का टोटल नहीं होना चाहिए, बट लेकिन कई टीचर कहते हैं कर दो यार, तो ठीक है कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो लो जी नीचे टोटल करके भी दिखा देते हैं, तो मैं एक लाइन नीचे यहाँ भी खींच देता हूँ। और आपको याद होना चाहिए जब मैंने बताया था कि जब भी टोटल करते हैं तो क्या होता है, डबल लाइन खींचते हैं, बताया था मैंने ये वाली बात। यस सर। काउंटिंग इक्वेशन के टाइम पे मैंने ये वाली बात बताई थी कि जब भी आपने टोटल करना हो तो डबल लाइन खींचनी है। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे एक लाइन और खींच देता हूँ नीचे, ये डबल लाइन। ठीक है क्लियर। तो मैं लिख दूंगा टोटल, और जरा डेबिट का टोटल करते हैं। जरा बताओ भाई तनीषा, डेबिट का टोटल कितना आया, देखो आपके सामने है, डेबिट वाले कॉलम का टोटल बताओ। तनीषा तो म्यूट हो गई, स्निग्धा बता दो, चलो स्निग्धा आप बताओ। 18 लाख। कितना? 18 लाख। 18 लाख, 10, 5 और 3 टोटल मिला करके 18 लाख। मैं लिख देता हूँ भाई 18 लाख। और क्रेडिट वाले कॉलम का टोटल करो, वो कितना आ रहा है? 18 लाख। सेम 18 लाख। ये हमेशा ही बराबर आएगा, एक सूरत पे बराबर नहीं आ सकता अगर आपने कुछ गलती करी। अदरवाइज डेबिट, जितना डेबिट का टोटल है हमेशा वो क्रेडिट के बराबर आएगा, क्योंकि हमने बोला ये डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, दो इफेक्ट होते हैं और दो बराबर इफेक्ट होते हैं, तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर रहेगा। और ये ना केवल मैं टोटल में कह रहा हूँ, यहाँ जब भी आप एंट्री करोगे, कोई भी एंट्री आप करोगे, देखो यहाँ पे कितना डेबिट था 10 लाख, यहाँ पे कितना डेबिट था 10 लाख, यहाँ कितना क्रेडिट था 10 लाख, ये हमेशा बराबर आएगा। टोटल ऑफ डेबिट वुड ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। क्लियर है गाइस, समझ आया सबको? चलो तो जल्दी से जरा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एंड देन उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा, अगर कोई और भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट तो अच्छे से ले लिया, मैंने इसको और ज्यादा थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, हमेशा काम आएगा, मैं बार बार पूछूंगा आपसे, ठीक है। चलो आगे, ले लिया स्क्रीनशॉट। आज इसके बाद मैं ट्रांजैक्शंस आपको दिखा रहा हूँ। अब बुक के अंदर ये जो मैंने रेड में लिखा हुआ ये लिखी हुई मिलेगी आपको। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताता हूँ। चले आगे बेटा। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये एक ही बार में आ जाएगा पूरा, ठीक है। हाँ जी गाइस, अब एक और छोटी सी बात बता देता हूँ। अब दिमाग में एक और डाउट आ रहा है कि सर ये हम हर बार वर्किंग बनाएंगे इस तरह से कि कैश कैपिटल, ये एसेट था, ये कैपिटल था, ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा और उसके बाद जनरल एंट्री बनाएंगे। तो बेटा इनिशियली शुरू में तो आपको ऐसे करना है, क्योंकि अभी आपको आता नहीं ना जल्दी जल्दी करना, शॉर्टकट मारना, तो अभी तो ऐसे ही करेंगे, आगे जाकर के मैं शॉर्टकट सिखाऊंगा, चिंता मत करो। तो आगे ये वाला स्टेप अवॉइड हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं बेटा, अभी बिल्कुल ऐसे करेंगे। तो अभी आप करोगे कैसे, जरा ध्यान से सुनना। जो आपकी रजिस्टर होगा ना, ये रजिस्टर में आपके पास 2 पेजेस है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज है, लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पे तो आप ही वर्किंग बनाओगे, ठीक है। जैसे आपने ये बनाया कैश कैपिटल एसेट इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज, ये सारी चीज, ठीक है। ये वर्किंग सारी लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पे होगी। और ये जो सॉरी जस्ट हाँ जी, ये जो राइट हैंड साइड वाला पेज है, राइट हैंड साइड वाला पेज, यहाँ पे आप जर्नल का फॉर्मेट बनाओ और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ लिखो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका वर्किंग आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हुआ गाइस? हाँ जी क्लियर है सबको? लेफ्ट हैंड साइड पे आपका वर्किंग आ गया और राइट हैंड साइड पे आपका आंसर आ जाएगा, जो मेन आंसर है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे आपका जर्नल का फॉर्मेट। तो सारे सब में ऐसे ही करोगे आप, शुरू में अभी आप इसी तरीके से करोगे, फिर एक स्टेज आएगा जब मैं खुद कहूंगा कि अब आप जो वर्किंग है वो मत बनाओ बिना वर्किंग के, जब मैं आपको शॉर्टकट सिखा दूंगा, ठीक है। जब शॉर्टकट सीख लेंगे तब हम उस स्टेज पर। क्लियर गाइस? आज अभी मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तो हमारी शुरुआत हुई है, हमें और चीजें सीखनी है। आज का होमवर्क क्या है? होमवर्क सिर्फ यही है कि एक तो आपको ये रूल याद रखना है
और इसका फॉर्मेट याद रखना है कि किस तरीके से हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे डिस्कस करना शुरू करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने आपको जो दिया था वो यहाँ पे दिख रहा है, सारे के सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो मैंने आपको नोट्स अभी भेजे हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ से जर्नल एंट्री बनाना शुरू करेंगे कि क्या क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए, एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो आप अगर चाहो तो ये खुद थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं अभी चाहूंगा नहीं वैसे करेक्टली, रहने दो, क्योंकि इसमें कुछ चीजें सिखानी है अभी आपको, अभी कौन कौन से अकाउंट्स कैसे कैसे खुलते हैं वो सिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल प्रैक्टिस मत करो, मैं खुद ही करके दिखाता हूँ, लेकिन याद जरूर कर लेना, फॉर्मेट याद कर लेना, प्लस साथ में जो रूल बताया वो याद करना। ठीक है, हाँ निशात बेटा बताओ, आप कुछ डाउट कह रहे हो? सर मेरा पिछले क्लास से डाउट है। पिछली क्लास का डाउट वैसे चलो नेक्स्ट क्लास में लेना था, लेकिन पूछ लो, चलो कोई बात नहीं गाइस, सर पूछ लो मुझसे। कॉस्ट जो आपने बताया था वो कहा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, बट ये बुक में इसका डेफिनेशन ऐसे दे रखा है कि एक्सपेंस ऑन परचेजिंग एंड और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। दोबारा पूछ बेटा, तेरा डाउट क्या, मैं सॉरी समझा नहीं, दोबारा से पूछ। सर आपने बताया था कि जो कॉस्ट होता है, जब हम की टर्म्स पढ़े थे तो वो हाँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है, राइट, तो बुक में लेकिन उसकी जो डेफिनेशन है वो ऐसे दे रखी है, एक्सपेंस ऑन परचेजिंग एंड और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। मैं निकाल देता हूँ एक बार, जरा देख लो कहाँ पे है। एक सेकंड हो गया, मैं भी साथ साथ खोल लेता हूँ। इसमें कुछ ऐसा लिखा है, इट इज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफिक आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी, है ना? यस सर। हाँ, तो देख इसका दो तरीके से मतलब लिया जा सकता है। एक तो हम अगर एसेट्स के फॉर्म में लें, कि एसेट्स के कंटेक्स्ट में लें, तो कॉस्ट क्या होती है कि हमने वो एसेट कितने का खरीदा। ठीक है, तो मैंने आपको यही चीज लिखवाई थी कि एसेट आपने कितने का खरीदा। जैसे अगर मान लो मैंने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग कितने की खरीदी, अगर कोई मैंने व्हीकल खरीदा तो कितने का खरीदा। ठीक है, तो वो सर इसमें तो गुड्स लिखा होगा। आर्टिकल, प्रोडक्ट, अच्छा मेरे पास दूसरी बुक है क्या, आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी लिखा हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तेरे में क्या लिखा है? सर जैसे अभी की जो बुक है ना, उसमें डेफिनेशन थोड़ा बॉक्स में करके दे रखा है, हाईलाइट करके, और उसके नीचे वो पॉइंट जो आप पढ़ रहे हैं वो दे रखा है। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंस ऑन परचेजिंग एंड ऑन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। देख ही लेता हूँ, मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है। मैं अपने पास यहाँ पे जो मेरे पास सॉफ्ट में है ना वो खोल, कौन सा पेज है बेटा ये? 2.10। हाँ जी, मिल गया मेरे को। तो कॉस्ट में इसमें पहले लिखा है एक्सपेंस ऑन परचेज एंड और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। तो यार ये पता है क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं समझा। दो तरीके से कॉस्ट समझ सकते हैं। एक तो कॉस्ट हो गया आपने जो एसेट्स खरीदे उसकी, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं उसकी कॉस्ट क्या है, जो उसका परचेज प्राइस है, हमने कितने का खरीदा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया बिल्डिंग वगैरह सब। अच्छा, दूसरा क्या होता है, कॉस्ट हम एक और तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं या हम बोलते हैं, जैसे हम जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो कॉस्ट दो कंटेक्स्ट में यूज किया जा सकता है। ये जो कॉस्ट का वर्ड है ये दो तरीके से यूज किया जा सकता है। एक कंटेक्स्ट क्या हुआ, एसेट्स के रिलेशन, कि जो आपने एसेट खरीदे थे उसकी कॉस्ट क्या है, तो वो उसका परचेज प्राइस है। सिमिलरली दूसरा कंटेक्स्ट क्या हो सकता है, गुड्स की रिलेशन में, कि जो आप गुड्स जिसमें आप डील कर रहे हो उसका कॉस्ट क्या है, एक आइटम का कॉस्ट क्या है। ठीक है, आपको याद होगा मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग भी बताया था आपको। कॉस्ट अकाउंटिंग एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग होती है जो कि ये हेल्प करता है एसरटेन करने में कि एक जो पर यूनिट कॉस्ट क्या है आइटम का, तो वहां भी हम कॉस्ट वर्ड यूज करते हैं। तो ये उस कंटेक्स्ट में बोलते हैं। ठीक है, और सर वाउचर में आपने सोर्स वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर भी शायद आपने अभी वो मैंने करवाया है। डिटेल में नहीं कराया, मैंने सिर्फ मोटा मोटा बताया था। अभी वाउचर क्या होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। वाउचर का पूरा चैप्टर आएगा, वहां कराऊंगा, चिंता मत करो। सोर्स वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर, ये क्या होता है पूरा डिटेल में। अभी नोट करके रखो, ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रहा हूँ, बिल्कुल नोट करके रखो। जब आपका वाउचर का चैप्टर आएगा ना तो डिटेल में करें, क्योंकि अभी ढंग से समझ नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। मैं अगर मोटा मोटा बता दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जब हम वाउचर के चैप्टर पे जाएंगे वहां जाके ये दोनों चीजें समझेंगे डिटेल। ठीक है, पर वाउचर तो क्लियर है। वाउचर क्या होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, चलो। और किसी को डाउट बेटा, पुराना भी अगर कोई पुराने क्लास से रिलेटेड कोई और डाउट अभी नहीं? चलो तो क्लास क्लोज करते बेटा आज की। फिर तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही जर्नल से आगे बढ़ाएंगे।
और बहुत मजा आएगा जर्नल को करने में, और सारा प्रैक्टिकल करेंगे। जो शुरू के चैप्टर है हम वो दोबारा से बाद में उठाएंगे। जो थ्योरी चैप्टर है ना, 1-2 चैप्टर कर ले, जर्नल, लेक्चर, फिर उसके बाद। ठीक है गाइस, चलो ओके गाइस, बाय 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 एवरीवन।